हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जो आपका यूपी पीसीएस का मेंस एग्जाम होगा 2024 वाला, और साथ में जो आपका यूपी पीएससी आरओ का मेंस एग्जाम होगा 2023 वाला, इस दोनों एग्जाम पता ही होगा। जो आपका ऐसे का पेपर होता है निबंध का, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके निबंध में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो समझ लो फिर आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है। अगर दोस्तों हम बात करें पीसीएस एग्जाम की, तो आपको पता ही होगा यूपी पीसीएस में आपका 150 नंबर का जो आपका पेपर होता है वो ऐसे का होता है, जहाँ पर दोस्तों आपको 3 ऐसे लिखने होते हैं, और तीनों ऐसे दोस्तों 50-50 मार्क्स के आपके होते हैं। ठीक है। और जैसे हम बात करें आर की दोस्तों, इसमें आपका जो ऐसे पेपर होता है वो आपका 120 अंक का होता है, जहाँ पर दोस्तों आपको 3 ऐसे लिखने होते हैं 40-40 नंबर के अंकों के। और दोस्तों यहाँ नहीं, देखिए अगर हम बात करें आर एग्जाम में, तो यहाँ पर आपको जो ऐसे लिखना है वो 600 शब्दों में आपको लिखना होता है। लेकिन जो आपका पीसीएस का एग्जाम होता है उसमें आपको 700 शब्दों में जो अपना ऐसे लिखना होता है। ठीक है। और साथ दोस्तों यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि अगर आप तैयारी करो पीसीएस एग्जाम की, तो दोस्तों पीसीएस एग्जाम में जो आपका निबंध आता है, या तो उसको आप हिंदी भाषा में लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो आप इंग्लिश भाषा में। दोनों में से किसी भी भाषा में उसको आप लिख सकते हो निबंध को। लेकिन जो आपका आरओ का पेपर होता है दोस्तों, उसमें केवल जो आपका ऐसे होता है वो केवल आपको हिंदी भाषा में ही लिखना है, उसको आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते। वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों देखिए, जो भी स्टूडेंट आपका यूपी बोर्ड से होते हैं यानी हिंदी मीडियम से होते हैं, उनके लिए यहाँ पर अच्छा मौका मिल जाता है आपका आरओ एग्जाम में। क्योंकि जो बच्चे आपके इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं उनको दिक्कत होती है, ऐसे पेपर में दिक्कत होती है आपकी, हिंदी लिखना होता है, और साथ में जो आपका हिंदी का पेपर होता है, ठीक है, उसमें भी उनको दिक्कत होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो आपके ऐसे आते हैं वो किस किस टॉपिक से आपके एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको 3 ऐसे लिखने होते हैं पीसीएस में, आरओ में टॉपिक दोस्तों सेम होते हैं। अगर हम बात करें, जो ऐसे होता है आपका 3 पार्टों में होता है। अगर हम बात करें पार्ट 1 की, तो जो पार्ट फर्स्ट हो आपका होता है, उसमें दोस्तों 3 पार्ट आपके होते हैं। एक दोस्तों जो आपका पार्ट होता है वो साहित्य संस्कृति का होता है, या तो आपका ऐसे साहित्य और संस्कृति से हो सकता है, साहित्य कला संस्कृति। ठीक है। एक दोस्तों आपका यहाँ पर पार्ट होता है दोस्तों सॉरी, वो होता है आपका सामाजिक क्षेत्र से, यानी समाज से जुड़ा हुआ आपका ऐसे आता है यहाँ पर आपका। एक पार्ट आपका दोस्तों यहाँ पर होता है राजनीतिक क्षेत्र। यानी 3 पार्ट आपके होते हैं, जिसमें से तीनों पार्टों में से एक एक ऐसे मेनली आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और तीनों में से आपको केवल एक ऐसे लिखना होता है, तीनों आपको नहीं लिखने होते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर ऐसे कर सकते हो, जैसे मान लो अगर आपका बैकग्राउंड साहित्य का बैकग्राउंड अगर आपको नहीं रहा, तो आपको ऐसे लिखने में आप परेशानी होगी। तो चाहो तो इस पार्ट को आप छोड़ सकते हो, इन दोनों पार्टों में अपनी पकड़ बना लो। क्योंकि 3 में से देखिए इस तरह से आपको तैयारी करनी है कि 3 ऐसे अगर आपके एग्जाम में आए, तो उनमें से कम जो एक पार्ट है वो तो आपका 100% जो सही आपका होना ही चाहिए। फिर हम दोस्तों हम बात करें पार्ट सेकंड जो आपका होता है, उसमें कौन कौन से टॉपिक होते हैं आपके। तो दोस्तों एक देखिए, जो पार्ट 2 आपको होता है, वहाँ पर एक आपका साइंस टेक और साथ में पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट से संबंधित आपका ऐसे पूछा जाता है इन पर। ठीक है, पार्ट 2 में। और जो पार्ट दूसरा वाला होता है, इसमें देखो यहाँ पर एक आपका आता है कृषि क्षेत्र से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंध जो आपका ऐसे है वो आपका पूछा जाता है। और तीसरा जो आपका आता है वो आपका अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी से संबंध जो आपका ऐसे है वो आप यहाँ पर आपका पूछा जाता है। तो तीनों में से आपको एक एक ऐसे लिखना होता है। जैसे मान लो ये पार्ट आपको टफ लगता है, इसको छोड़ दो, एग्रीकल्चर वाला तैयार कर लो, अपना अर्थव्यवस्था वाला तैयार कर लो। ठीक है, इस तरह से आप तैयार कर सकते हो। और दोस्तों एक आपका जो होता है पार्ट सी जो होता है, उसमें देखिए एक तो आपका आता है जो ऐसे आता है वो आपका करंट अफेयर समझ आता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं संबंधित, जैसे विश्व में क्या चल रहा है आपका, कह सकते हो आईआर का पार्ट आप इसको मान सकते हो। ठीक है, जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध हो गया आपका, इजराइल संकट आपका होगा, इस तरह से आपका बनता है। और एक दोस्तों यहाँ पर आपको होता है योजनाओं से संबंधित, राष्ट्रीय योजना जो आपकी होती हैं भारत सरकार की, उन योजनाओं से संबंधित आपका ऐसे यहाँ पर पूछा जाता है। और दोस्तों एक जो पार्ट आपका यहाँ पर होता है वो होता है आपदा से संबंधित, आपदा प्रबंधन से। ठीक है, जैसे कि आपका भूस्खलन आपका हो गया, ठीक है, सुनामी आपकी हो गई, बाढ़ सूखा, इन सब से संबंधित जो आपके ऐसे वो पूछे जाते हैं, 3 आपके हो गए। तो दोस्तों ये कुल मिलाकर 3 पार्ट आपके हो गए हैं। अब देख दोस्तों, अगर आप मान लो तैयारी करो पीसीएस की, तो वहाँ पर क्या होता है, जो आप जीएस पढ़ते हो, जीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर, इन सब में ये आपके ऐसे काम आते हैं, मेनली फोर्थ में भी आपका काम आता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपकी तैयारी हो जाती है। लेकिन दोस्तों होता क्या है, देखिए जैसे मान लो आप केवल आरओ एग्जाम का फोर्स कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपका जीएस होता है मेंस में, वो भी आपका ऑब्जेक्टिव आता है, तो आपकी ऐसे की तैयारी आपकी अच्छे से नहीं हो पाती। तो यहाँ पर आपको ऐसे तैयार करने में बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि हमने आपके लिए एक ऐसे ग्रुप बनाया हुआ, व्हाट्सएप ग्रुप। अगर दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654209। ठीक है, इस नंबर मुझे आप मैसेज करिए। अब देखिए दोस्तों, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ने की फीस है दोस्तों, वो मात्र आपके लिए 200 रुपये रखी गई है। अब मैं बताना चाहता हूँ पहले आपको जो हमारा ग्रुप है उसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको अगले महीने से यानी कि अप्रैल से आपको हर हफ्ते एक ऐसे के नोट्स आपको प्रोवाइड कर जाएंगे। यानी अगर देखा जाए, जैसे मान लो आपका तैयारी करो आरओ एग्जाम की, तो आरओ का जो मेंस है वो आपका दिसंबर के आसपास में आपको हो सकता है।
यानी दिसंबर से पहले होने के चांस आपके ना के बराबर हैं। तो दोस्तों आप अभी देखिए देखा जाए तो कम से कम आपका 8 महीने का समय बचा हुआ है, 8 मंथ का तैयारी करने के लिए। अगर मैं आपको हर हफ्ते एक ऐसे दूंगा तो 8 महीने में कम से कम आपके, यानी कि 1 महीने का 4 ऐसे लगा तो आपके 30-32 ऐसे तैयार आपके हो गए, जो कि दोस्तों आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। अगर मान लो आप 25-30 ऐसे तैयार कर लेते हो तो इतना आपका एग्जाम में हो जाएगा कि तीनों पार्टों में से कम एक एक ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सबसे देखिए दोस्तों आपको जो ऐसे किस तरह से मिलेगा, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से पूरा जो ऐसे का टॉपिक होगा उसके बारे में आपको अच्छे से समझाऊंगा पूरा डिटेल में, कि किस तरह से आपको ऐसे लिखना है, कौन कौन से आयाम आपको यूज करने हैं ऐसे लिखने में। ठीक है, इतना बताऊंगा। फिर दोस्तों उसके बाद क्या करना है, जो मैं आपको वीडियो बना कर दूंगा उसी वीडियो के आधार पर आपको देख के समझ कर अच्छे से उस टॉपिक पर आपको जो ऐसे है वो खुद से लिखने का आपको प्रयास करना है। चाहे आप गूगल सर्च करिए, चाहे किसी बुक से लिखिए, जहाँ से आपकी इच्छा हो वहाँ से देखकर आप लिख सकते हो ऐसे को। उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आपने ऐसे पहले कभी नहीं लिखा है तो बिना देखे आप ऐसे नहीं लिख पाओगे। हो सकता है पहले आप 1-2 बार ऐसे लिखो तो वहाँ पर गलती आपकी हो, ठीक है, और बाद में आपको सब सुधार हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप मेहनत करो गलती होती है, इसमें कोई शर्म की बात आपके लिए नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर दोस्तों क्या करना है आपको, जो मैं आपको ऐसे लिखने दूंगा उस ऐसे के जो दोस्तों जो आप लिखोगे ऐसे को पेपर में जहाँ भी लिखोगे, तो उसमें क्या करना है, उसके जो नोट्स हैं आपको जो आपने बनाए हैं ऐसे बनाया, वो मुझे आपको व्हाट्सअप नंबर भेजना है। आप जो अपने आप ऐसे लिखोगे उसको मुझे व्हाट्सअप भेजना है। फिर दोस्तों मैं जो आपका ऐसे उसको चेक करूँगा अच्छे से, और चेक करके मैं आपको बताऊंगा कि इस ऐसे में क्या क्या कमियाँ आपकी हैं और क्या आपको सुधार करने की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों क्या होगा, देखिए जो ऐसे मैं दूंगा आपको, देखिए उसमें आपको 3-4 दिन का समय दूंगा कि 3-4 दिन के अंदर आप लिख के भेज सकते हो मुझे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब मैं आपको चेक करूँगा पूरी कहीं बता दूंगा, तो उसके बाद दोस्तों उस टॉपिक के जो ऐसे मैं आपको अपने दूंगा खुद हैंड रिटन में, वो मैं आपको भेज दूंगा। उसके बाद आप खुद से मिलान कर सकते हो कि आपके ऐसे में क्या कमियाँ क्या गलती आपकी रह गई है। ठीक है, ये दोस्तों प्रोसेस आपका पूरा लगातार मेंस एग्जाम चलता है, जब तक आपका पीसीएस का मेंस होता है और साथ में आरओ का मेंस होता है, तब तक ये हमारा ग्रुप आपका एक्टिव रहेगा। तो इसके बाद टेंशन आपको नहीं लेनी है। ठीक है, अब दोस्तों इस ग्रुप से जुड़ने की फीस जो मात्र 200 रुपये है। अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, हो जाएगा। तो आपको मन में डाउट सवाल तो भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पूछ सकते हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि निबंध लेखन की शुरुआत आपको किस तरह से करनी चाहिए, अगर पहले कभी आपने निबंध नहीं लिखा है तो निबंध लेखन की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम क्या करना है आपको, कि जो आपको निबंध जिस भी टॉपिक पर आप लिख रहे हो, कि उस टॉपिक पर आपको केंद्रित रहना है, विषय टॉपिक पर आपको केंद्रित रहना है। यानी दोस्तों अपने मार्ग से आपको नहीं भटकना है। ठीक है, यहाँ दोस्तों गलती क्या करते हैं बच्चे, कि अपना जो निबंध टॉपिक उसी को बीच में भूल जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं किसी और दुनिया में। ठीक है, ये काम आपको नहीं करना है। यानी जिस भी आपको टॉपिक दिया गया उस यानी विषय की जो मूल भावना है उसको उससे भावना से स्वयं को आपको अपने आप को जोड़ के रखना है। ठीक है, और साथ ही दोस्तों जो जैसे देखिए जो आपका एग्जामिनर होगा, यानी जो कॉपी चेक करेगा आपकी, ठीक है, उसको ऐसा लिखे, ऐसा ना लगे कि हाँ आप जो अपने विषय से भटक गए हैं। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि आप जो मूवी देखते हो वहाँ पर देखा होगा कई मूवी आपकी ऐसी होती हैं कि जो मतलब एक तरह से आपको बांध के रखती है। इसका मतलब जो आप देख के आते हो समझते हो कि हाँ जो मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी थी। क्यों बोलते हो, क्योंकि स्टोरी आपको बांध के रख रही है। तो उसी तरह से आपको निबंध लिखना है कि जो आपको बांध कर रहे। जैसे दोस्तों आपने बहुत सारे लेखकों की कहानी पढ़ी होंगी, तो उसमें क्या होता है, कहानियाँ पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपका मन करता है उसको लगातार पढ़ने का। जैसे मान लो कोई काम आपको याद है तो भी आप सोचते हो पहले कहानी को कंप्लीट कर लो फिर मैं आपको उस काम को करूँगा। तो ऐसा दोस्तों आप क्यों करते हो, क्योंकि आपको कहानी पढ़ने में मज़ा आ रहा होता है। यानी जो आपके एग्जाम में जो आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसको आपको निबंध पढ़ने में मजा आना चाहिए, जिससे वो यानी जिससे वो आगे जाकर जो पूरा निबंध है आपका उसको अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, पहला पॉइंट दोस्तों आपका ये हो गया। और दूसरा दोस्तों आपको जो पॉइंट होता है वो होता है आपका कि जो अपने विचार होते हैं, तो विचारों को आपका सुनियोजित रूप से आपको व्यक्त करना है। रूप से आपको अपने विचारों को आपका व्यक्त करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी जो आपका निबंध हो दोस्तों वो आपका क्रमबद्ध होना चाहिए, सुनियोजित होना चाहिए, और साथ में आपका व्यवस्थित तरीके से आपका लिखा हुआ होना चाहिए जो आपका निबंध है। ये नहीं कि जैसे कि निबंध पहले आप ऐतिहासिक पहलू आप लिख रहे हो, आप धार्मिक उसमें लिख रहे हो। ठीक है, जैसे कि मान लो आप एक क्रम से स्टार्ट करना निबंध, उसी क्रम में आपको चलना है शुरू से आखिर तक। और आगे मैं बताऊंगा, पूरा बताऊंगा विस्तार से आप कैसे लिखना, प्रस्तावना आपका मुख्य पार्ट जो हो गया आपका मुख्य भाग, उस समय आपको आगे बताऊंगा विस्तार से। और तीसरा दोस्तों पॉइंट जो होता है वो आपको जो निबंध लिखना है उसमें संक्षेप में लिखना है आपको। यानी दोस्तों अपनी जो बात आपको रखनी है वो संक्षेप में रखनी है। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा स्कूल वगैरह में क्या होता है, आप जैसे मान लो गाय पर निबंध लिखने के लिए आए तो आप लोग बच्चे क्या करते हैं, हम ये काम हमने भी किए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उसमें वहाँ पर क्या होता है, जैसे आपको शब्द लिखने हैं तो बच्चे क्वेश्चन में ज़्यादा शब्द हो, जैसे कि गाय के 4 पैर होते हैं, ठीक है, गाय की 2 आँखें होती हैं, गाय का 1 मुँह होता है। तो इस तरह से मतलब लाइन को बढ़ाते जाते हैं, तो ये काम आपको नहीं करना है। ठीक है, यानी कि कम शब्दों में आपको ज़्यादा बातें आपको रखनी है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान। और दोस्तों साथ में जो आपको निबंध लिखना है वो आपका पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। ये नहीं कि आप पॉइंट वाइज नहीं लिखें, पैराग्राफ में लिखें। अब देखिए दोस्तों जैसे कॉपी आपको इस तरह से मिलती है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर जब पैराग्राफ आप स्टार्ट करोगे तो यहाँ से स्टार्ट करना, थोड़ा सा आगे से, ये नहीं कि यहीं से स्टार्ट कर रहे हो,
पहले यहाँ से स्टार्ट करोगे, फिर जो अगली जो लाइन आप स्टार्ट करोगे फिर वो आपको स्टार्ट यहाँ से करो। जैसे अगली लाइन फिर दोस्तों आपको यहाँ से स्टार्ट करनी है। और एक चीज़ ध्यान देनी है आपको, जब आप अगला पैराग्राफ स्टार्ट करो, दूसरा पैराग्राफ जो आप, जैसे मान लो आपका पहला पैराग्राफ हो गया और यहाँ से मान लो आप दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करते हो, तो इसी लाइन के क्रम में आपका दूसरा पैराग्राफ है वो आपका स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान दें जिससे देखने में आपको अच्छा लगे। जैसे दोस्तों आप न्यूज़पेपर देखते हो वहाँ पर सब एकदम क्रमबद्ध तरीके से आपका लिखा रहता है, जो आपका एडिटोरियल आता है न्यूज़पेपर वगैरह में वो सब आपका क्रमबद्ध तरीके से लिखा रहता है, उसी तरह से आपको लिखना है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है दोस्तों, ये आपका हो गया। इसके अलावा दोस्तों जो पॉइंट आपको होता है वो आपका होता है फ्लो, यानी जो आपका ऐसे आप लिख रहे हो वो एक तरह से आपका फ्लो यानी प्रभाव में आपका ऐसे होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो आपका एग्जाम है उसकी रुचि बनी रहे कि आपका ऐसे स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करो, लास्ट तक आपका पूरा जो ऐसे वो आपका पढ़े। जैसे दोस्तों हम बता दिया मैंने, जैसे मान लो आपने पहला पैराग्राफ में लिखा है ऐसे, ठीक है, तो जो आप पैराग्राफ आपका पहला पैराग्राफ जो आपको खत्म हो जाएगा तो उसको क्या करना है आपको सॉरी कि आप कोशिश करेंगे कि जो आपका दूसरा पैराग्राफ है वो आपका उसी से लिंक होना चाहिए पहले पैराग्राफ से, जहाँ से आपने अंत किया पहले पैराग्राफ का वो दूसरा पैराग्राफ वहाँ से आपका लिंक होना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों देखिए ये कला जब कब आई, जब दोस्तों आप लगातार मानो 10-15 ऐसे लिख लोगे अपने मन से, तभी सब चीज़ें आपको समझ में आने लगी कि हाँ किस तरह से आपको क्या करना है, क्या गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, ये आपकी बात हो गई फ्लो वाली। अब दोस्तों अगला पॉइंट हम देखते हैं कि जब भी आप निबंध लिखो तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, जो निबंध है आपका वो संतुलित दृष्टिकोण आपका होना चाहिए। संतुलित दृष्टिकोण आपका होना चाहिए निबंध लिखते समय, यानी कि जो आपका मध्यम मार्ग है वो आपको अपनाना है। पहली चीज़ दोस्तों देखिए, कहीं भी आपको सरकार की ज़्यादा आलोचना नहीं करनी है। जब भी आपको सरकार की आलोचना करनी है तो पॉजिटिव वे में आपको आलोचना करनी सरकार की। ठीक है, ये नहीं कि आप सरकार में पता नहीं कौन से धर्म की दुश्मन निकाल लो, ऐसा काम आपको नहीं करना है। और ना ही दोस्तों आपको निबंध लिखते में किसी जाति धर्म पर ज़्यादा मतलब वो देना। ठीक है, जाति हो गया, धर्म हो गया, इन पर ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना। जैसे मतलब एग्जाम को ये पता नहीं चलना चाहिए जैसे कि मान लो आप किसी एक धर्म के खिलाफ हो या एक धर्म के ज़्यादा सपोर्ट में हो, तो वो सब चीज़ें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता, इन सब की गंध आपको एग्जाम को नहीं आनी चाहिए कि हाँ इन सब चीज़ों से आप घिरे हुए हो। ठीक है, ये पॉइंट आपका हो गया। और दोस्तों एक यहाँ पर आपको होता है कि आपको दूसरे के पॉइंटों का सम्मान, दूसरों के विचारों का आपको सम्मान करना चाहिए। जब भी आप निबंध लिखो तो दूसरे विचारों का सम्मान करना चाहिए। देखिए अपने आप विचार व्यक्त करो अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों दूसरे के विचारों को भी आपको सुनना चाहिए, नहीं कि अपनी बात को पकड़ के बैठ जाओ आप। ठीक है, उसी को सबसे अच्छा मान लो, तो ये गलती दोस्तों आपको नहीं करनी है निबंध लिखते समय पर। जैसे दोस्तों इस केस में देखिए मैं कहानी आपको सुनाता हूँ, आपने कहानी पढ़ी होगी, एक तो हाथी वाली और एक आपके 6 आप जो थे वो आपके अंधे लोग थे। यानी कि एक गांव में आपके 6 अंधे लोग रहते थे, अंधे व्यक्ति रहते थे। तो वहाँ पर क्या हुआ, एक बार आपका हाथी आया था उस गाँव में। देखिए उन्होंने हाथी देखा तो था नहीं, तो उनका मन था कि हम भी देखें कि हाथी आपका कैसा है। तो दोस्तों उन 6 जो लोग थे आपके, ठीक है, तो उन सबको हाथी को छूने के लिए कहा गया था। तो उसमें क्या हुआ था कि एक व्यक्ति जो था उसने, अंधा व्यक्ति, उसने खंबे की माफ बताया था हाथी को। ठीक है, जैसे मान लो जैसे आप 6 व्यक्ति थे, उसमें क्या था कि एक व्यक्ति जो था आपका, उसने जो हाथी को छुआ था, हाथी के पैरों को छुआ था। ठीक है, तो उसको हाथी कैसा होता है, उसको पैरों को छूकर उसने महसूस किया था कि एक अंधा व्यक्ति जो ये जो आपका हाथी होगा वो खंबे के माफे होता है। ठीक है, और जो दोस्तों आपका दूसरा व्यक्ति था, उसने आपके हाथी की पूंछ पकड़ ली थी। ठीक है, पूंछ को छुआ था, तो उसने महसूस किया था कि जो आप हाथी है वो रस्सी की तरह होता होगा। एक व्यक्ति दोस्तों ऐसा जिसने आपको, जैसे कि एक व्यक्ति ने बोला था कि जो आपका हाथी होता है पेड़ की तने की तरह होता है, जैसे छुआ था उसने पार्ट को। तो दोस्तों इसी तरह से आपको 6 व्यक्ति, 6 ने अपने अलग अलग विचार दिए थे हाथी के बारे में। तो बाद में क्या हुआ था, इन सब में आपका मतभेद हो गया था, क्या किसने कुछ बोला, किसने कुछ बोला। तो वहाँ पर एक बुद्धिजीवी व्यक्ति आपके आए थे, पढ़े लिखे व्यक्ति, उन्होंने समझाया था कि देखिए आप सबका जो तरीका है वो आपका अलग अलग है। तो इसलिए दोस्तों आप सभी को इसी कहानी से सीखना चाहिए कि आपको सब जो बात है वो आपको सबकी बात सुननी चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया दूसरे विचारों को सम्मान करना। फिर दोस्तों इसके बाद हम बात करें, आपका अगला पॉइंट जो आपका आता है वो दोस्तों आपका आता है लेखन शैली का। लेखन शैली व आपका प्रस्तुतिकरण, कि किस तरह से आपको ऐसे को जो आपका प्रस्तुत करना है आपको। ये दोस्तों मैं बताई चुका हूँ, देखो जो आपको ऐसे लिखना है वो हमेशा आपको पैराग्राफ में लिखना है। कभी भी ऐसे दोस्तों आपका पॉइंट वाइज आपको ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे आपको हमेशा पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। और दोस्तों आप कोशिश करने देखिए जो आपको कॉपी मिलती है उसमें एक पेज में आपके 2 से 3 ऐसे जो 2 से 3 जो पैराग्राफ है वो आपके आने चाहिए। और दोस्तों जो आपका पैराग्राफ है ना तो ज़्यादा छोटे हो, ये नहीं कि आपका एक ही लाइन का है, और ना ज़्यादा पैराग्राफ आपके बड़े होने चाहिए। ठीक है, यानी जैसे हम बात करें पैराग्राफ की, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसे कि मान लो 50 शब्दों में आपको पैराग्राफ कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो आप इस तरह से आपको पेज मिलता है, यहाँ साइड में कुछ लिखना है, यहाँ भी साइड कुछ लिखना होता है आपको, तो यहाँ पर कोशिश करें पूरे पेपर पे आपको 2 या 3 जो आपके पैराग्राफ हैं वो आपके आने चाहिए।
मैक्सिमम 3 और आपके मिनिमम 2। ये नहीं कि एक पूरे पेज पे आपका एक ही पैराग्राफ आ रहा है। पहला पॉइंट दोस्तों यहाँ पर आपका हो गया ये वाला। और दोस्तों एक दूसरी गलती आपको नहीं करनी कि जो व्याकरण गलती जो लोग करते हैं खास करके हिंदी मीडियम वाले, वो गलती आपको नहीं करनी। देखिए इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में इतनी मिस्टेक आपकी व्याकरण की नहीं होती है, लेकिन हिंदी में ज़्यादा मिस्टेक होती है मात्रा वगैरह की, तो वो गलती आपको नहीं करनी, उससे आपका नेगेटिव फर्क पड़ता है और साथ में जो नंबर है वो भी आपके यहाँ से काट लिए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आपको समझनी होगी। और जो आपका हिंदी लिखते हो हिंदी भाषा में, वो आपका सरल भाषा होनी चाहिए, सरल और आपका सहज हिंदी में आपको ऐसे लिखना है, यानी ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड जो वो आपको यूज नहीं करने। जैसे कि एग्जाम पता चले कि आप डिक्शनरी खोल रहा है, ठीक है, देख रहा है कि हाँ इसका मीनिंग क्या है, तो ऐसे शब्दों का यूज आपको नहीं करना है। और दोस्तों एक सवाल यहाँ पर जो बच्चों को जो आता है वो आपका आता है हैंड राइटिंग का, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि हमारी जो राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो देखिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर राइटिंग आपकी ख़राब है तो उसको थोड़ा सुधारने की कोशिश करें। कम से कम जो आपकी हैंड राइटिंग है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो सामने वाला बंदा जो कॉपी आपकी चेक कर रहा है कि उसको समझ में ये आ जाए कि हाँ इस बंदे ने क्या लिखा है। ठीक है, इसके लिए दोस्तों क्या कर सकते हो, जैसे आप यदि एग्जाम में लिख रहे हो तो जो आप शब्द लिखते हो आप मोटे मोटे अक्षरों का प्रयोग करें। ठीक है, उससे आपको राइटिंग थोड़ा सही दिखेगा। और साथ में जो आपका गैप होता है शब्दों में, वो आपका यथावत गैप सही होना चाहिए, नहीं कि एक में एक पहला शब्द यहाँ लिखा, दूसरा यहाँ लिखा, तीसरा फिर आपने यहाँ लिख दिया, तो इतना गैप भी आपका नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों को आपको यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और साथ में दोस्तों जब एग्जाम देने जाओ तब एक तो देखिए ब्लैक पेन का यूज़ करें आप, और एक यूज करें आप ब्लू पेन का। जैसे कि मान लो आप कोई कोटेशन वगैरह लिख रहे हो या कोई दोहे वगैरह कविता वगैरह, तो वो लिखें आप ब्लैक पेन से, और बाकी लिखें आप ब्लू पेन से। या किसी कोई बात आपको रखनी है, कुछ चीज़ शामिल करनी है, तो उसको भी आप ब्लैक पेन से आप इसमें अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट आपके हो गए। इसका दोस्तों जो अगला पॉइंट आपका आता है वो दोस्तों जो आप निबंध लिख रहे थे उसमें क्या है, जो आपकी सूक्तियाँ वगैरह यूज करते हो आप, उसमें कथन वगैरह हो गया, कथन कविता, ठीक है, कोटेशन वगैरह जो हो गए दोस्तों उसका भी आप प्रयोग कर सकते हो, उससे भी आपके अच्छे नंबर मिलते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं कि आप हर पैराग्राफ नीचे आप कोटेशन यूज कर रहे हो, वो भी गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, वो भी सब चीज़ आपकी एक लिमिट में होनी चाहिए। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे, जो भी कोटेशन आप लिख रहे हो वो जिस टॉपिक पे आपका एस्से है वो आपकी उसी टॉपिक से संबंधित आपकी कोटेशन या कविता वो आपकी होनी चाहिए। और साथ में साइड में आपको लिख देना जिस जो कवि का नाम है वो भी आपको साइड में लिखना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे गलती क्या होती है कि बहुत सारे बच्चे जो कवि का नाम भूल जाते हैं, तो उसमें गलत नाम, जैसे मानो कोई दोहा बोला आपने कबीरदास ने और नाम लिख दिया आपने रहीमदास, ठीक है, या तुलसीदास, तो वो गलती आपको नहीं करनी। अगर एक कवि का आपको नाम याद नहीं आ रहा तो वहाँ पर आप नाम ना लिखें। ठीक है, और साथ में उसके बाद थोड़ा आप एक्सप्लेन कर देंगे कवि इस वाक्य में या कविता में क्या कहना चाह रहा है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। फिर दोस्तों इसके बाद हम अगले पॉइंट पर आएँ तो दोस्तों एक आपको होता है कि कंटेंट कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों जो आपका कंटेंट है वो आपका अच्छा कंटेंट आपको होना चाहिए ऐसे लिखते समय। ठीक है, जैसे दोस्तों मैं बता चुका हूँ पहले, जैसे आपको जातिवाद हो गया, ठीक है, क्षेत्रवाद हो गया, इसमें पक्षपात आपको नहीं करना। क्षेत्रवाद आपका, भाषावाद आपका हो गया, ठीक है, सांप्रदायिकतावाद आपका हो गया, ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। यानी जो आपका एग्जाम उसको इस बात की गंद नहीं आनी चाहिए कि आप किसी एक जाति को सपोर्ट कर रहे हो या एक क्षेत्र को सपोर्ट कर रहे हो या किसी भाषा को आप सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, और साथ में देखिए जो आपका फैक्ट वगैरह वो भी आप यूज कर सकते हो, जिसको फैक्ट वगैरह आपका हो गया। ठीक है, कोई रिपोर्ट वगैरह जारी की गई है, लेकिन दोस्तों देखिए जो भी आपको रिपोर्ट रिपोर्ट हो वो आपके ऐसे संबंध निबंध से संबंध आपकी होनी चाहिए। और साथ में ये नहीं कि आप रिपोर्ट को चर्चा कर रहे हो 10 साल पुरानी रिपोर्ट की, वो भी गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, चाहे महिलाओं संबंध की रिपोर्ट आपकी हो, वृद्धों संबंध आपकी रिपोर्ट हो, बच्चों संबंध हो आपकी हो, बेरोजगार संबंध जो रिपोर्ट हो, यानी जिस टॉपिक पर आपका ऐसे उसी से संबंधित आपकी जो फैक्ट रिपोर्ट है वो आपकी होनी चाहिए। और दोस्तों देखिए, और साथ में सरकार की नीतियों का आपको आलोचना नहीं करनी ज़्यादा। ठीक है, सरकार की नीतियों की आपको कि नेगेटिव आलोचना आपको नहीं करनी है। ठीक है, अगर आप आलोचना करो अच्छी बात है, लेकिन जो आलोचना आप करनी है वो आपकी पॉजिटिव वे में करनी है, यानी कि उसका समाधान आप बताइए कि क्या समाधान इसका हो सकता है, मतलब कुछ चीज़ें है आपकी है। जैसे दोस्तों मैंने देखा होगा आपने, जितनी भी आपकी योजना वगैरह होती है, योजना सरकार की सारी अच्छी होती है, लेकिन उसमें होता क्या है, उसमें आपको सुधार की गुंजाइश होती है, तो वो आपको बता देना है कि इसमें क्या सुधार आपके हो सकते हैं, क्या इंप्लीमेंट आपके हो सकते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे कि मैं एक खबर पढ़ी थी एक बार कि जैसे एक चित्रकार था आपका, ठीक है, उसने क्या किया था कि आपने फोटो बनाई थी किसी की, तो वो रेलवे स्टेशन में उसने फोटो आपने टांग दी थी और बताया था उसमें कि जो जो गलती है इसमें वो इसमें चिन्हित करें। तो दोस्तों उसमें क्या हुआ था, जो उन्होंने फोटो लगाई थी चित्रकार ने, तो उसमें बहुत लोगों ने बहुत सारी गलतियाँ निकाल दी आपकी, जैसे निशान लगाए इस तरह से आपको कि ये गलती है इसमें, ये गलती है। फिर अगले दिन क्या हुआ था कि उसी चित्रकार ने आपका उसी फोटो की जगह पर कोई दूसरा फोटो लगा दिया था, तस्वीर। ठीक है, उसने बोला कि इसमें जो गलती है वो आप बताएं और साथ में इसमें क्या सुधार हो सकता है वो आप बताएं। तो उसमें एक भी व्यक्ति ने आपको सुधार नहीं बताया था। यानी दोस्तों अगर आप सरकार की आलोचना करो तो उसमें सुधार बताओ कि इसमें आपका क्या सुधार आपका हो सकता है। ठीक है, वो चीज़ आपको ध्यान देनी है यहाँ पर। और फिर दोस्तों बात आती थी, मेन जो पार्ट है वो आपका विषय चयन कर लेकर है कि आपको किस टॉपिक पर ऐसे लिखना है।
जैसे उसमें मैंने आपको बताया पहला टॉपिक जो आपका होता है ऐसे का, उसमें क्या है आपका, जैसे एक तो आपका साहित्य वाला है पार्ट, ठीक है, एक आपका सामाजिक है और एक आपका राजनीतिक है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों अगर मेरे हिसाब से देखिए जाए, देखिए सबसे जो अच्छा आप निबंध, अगर मान लो तीनों में से किसी के बारे में आपको जानकारी नहीं है और ये ऐसे आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो सबसे अच्छा जो आप लिख सकते हो वो सामाजिक क्षेत्र के बारे में लिख सकते हो। जैसे महिलाओं के बारे में पता है आपको, बाल श्रम के बारे में पता है, बेरोजगारी के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, ठीक है, तो उस टॉपिक पर उठाएं आप, जिसके बारे में आपको पकड़ अगर किसी में नहीं है तो इस टॉपिक लिख सकते हो। जैसे मान लो तीनों में से अगर तीनों में पकड़ आपकी है तो उस टॉपिक को आप उठाएंगे जिसमें आप ज़्यादा कंटेंट आपके पास हो, जिसमें अच्छे से आप निबंध अपना लिख सकते हो, ठीक है, यानी कि आपके पास जो पर्याप्त सामग्री हो वो आपकी मौजूद हो उस ऐसे के संबंधित, ये आपको उठाना है। अब उसको हम बात करते हैं जो मेन पार्ट है, जो आपका ऐसे लिखना होता है वो आपको 3 पार्टों में लिखना होता है। सबसे पहले दोस्तों पार्ट होता है वो आपका इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन या भूमिका, और यह आपका प्रस्तावना, ठीक है, ये तीनों एक ही बात है आपकी। और दोस्तों दूसरा पार्ट जो होता है वो आपका होता है मुख्य भाग यानी कि मेन बॉडी, और तीसरा दोस्तों जो पार्ट होता है वो आपका होता है निष्कर्ष, या बोल सकते हो उपसंहार, या आपका कंक्लूजन, ठीक है, ये 3 पार्टों में आपका होता है। अब दोस्तों चाहे आप पीसीएस के लिए लिखो या चाहे आपका आरओ लिखो, तो उसमें क्या होता है, देखिए जो आपका इंटो वाला पार्ट होता है भूमिका वाला, वो आपको कोशिश करें 10 से 15% भाग में आपका होना चाहिए। जैसे मान लो आपको आरओ एग्जाम देना है, ठीक है, उसमें क्या होता है 600 शब्दों में आपको लिखना होता है ऐसे, तो जो आपके प्रस्तावना है वहाँ पर आपकी 60 से लेकर के 90 शब्दों के बीच में आपके आसपास में आपकी होनी चाहिए, और उस तरह से आपका निष्कर्ष होना चाहिए 60 से लेकर 90 शब्दों में। अगर आप एग्जाम दे रहे हो पीछे, तो वहाँ पर कितना होना चाहिए आपको 70 से लेकर के 105 के बीच में, और ये 70 से 105 के बीच में आपका निष्कर्ष होना चाहिए, यानी 10 से 15% आपका निष्कर्ष और 10 से 15% पार्ट में आपका इंट्रो, और जो बाकी का बच्चा है आपका 70 से 75% पार्ट में, वो आपका जो मुख्य भाग है वो आपका यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। जो आपका ऐसे लिखना है वो आपको 5 से लेकर के 5.5 पेज के आसपास में आप लिख सकते हो, इतना आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है, ये आपका हो गया इसमें। अब उसमें हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे आपका जो प्रस्तावना है वो आपको किस तरह से आपको लिखनी है, ठीक है, यानी कि आपका भूमिका। तो देखिए दोस्तों जो आपकी प्रस्तावना होती है वो आपकी एक तो दूरदर्शी होनी चाहिए, और साथ में आपकी प्रस्तावना है वो आपकी प्रभावी होनी चाहिए, दूरदर्शी और आपकी प्रभावी। जैसे दोस्तों आप देखा होगा, जैसे इंट्रोडक्शन पार्ट जो होता है, जैसे कि आप मूवी देखते हो, जो मूवी का ट्रेलर आता है, तो ट्रेलर में आपको इस तरह से दिखाया जाता है कि जो आपकी जिज्ञासा बनी रहे कि मूवी को पूरा देखने की, कि मूवी अगर मान लो 1 महीने बाद आपकी रिलीज हो रही है तो उसमें आपकी जिज्ञासा बनी रहे, तो इस तरह से आपका प्रस्तावना होना चाहिए, यानी जो आपका एग्जामर है उसको आपको, यानी कि उसमें क्या बोलते हैं उसको, जैसे जो आपका एग्जाम है उसमें मतलब जिज्ञासा बनी रहे कि हाँ मुझे इसका निबंध जो पूरा पढ़ना है शुरू से आखिर तक, उसमें आपको लिखना है निबंध, ठीक है। अब देखिए हम बात करें निबंध प्रस्तावना शुरुआत, देखिए निबंध की शुरुआत जो करते हो आप कहाँ से कर, इस कई तरह के आपके हैं निबंध की शुरुआत करने के तरीके कई हैं। जैसे उससे एक तरीका आप हो सकता है जैसे कि आपके कोई कोटेशन वगैरह यूज कर सकते हो उसमें, कोटेशन, ठीक है, या आपकी कविता वगैरह यूज कर सकते हो आप उसमें, कविता हो गया, या दोहे वगैरह हो, किसी महापुरुष के दोहे यानी किसी कवि के दोहे हो गए, या किसी महापुरुष के वाक्य आपके हो गए, तो वो सब चीज़ें आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों देखिए जिस टॉपिक पर आप ऐसे लिख रहे हो उसी टॉपिक से संबंध आपका जो है होना चाहिए। जैसे मान लो आप टॉपिक लिख रहे हो भारतीय कृषि पर, अगर मान लो आप ऐसे लिख रहे हो, तो देखिए इसमें देखिए आप याद होगा एक मूवी आपकी आई थी उपकार, उसमें क्या डायरेक्ट था कि उसमें गाना था कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। तो दोस्तों इस जो आपका गाना है इसका प्रयोग इसमें कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे एक अगर जैसे आपको ऐसे आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका, तो यहाँ पर आपको जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही थी कि सब कुछ प्रतीक्षा कर सकती है कृषि नहीं, तो इस लाइन को भी आप इसमें शामिल कर सकते हो। तो इस तरह दोस्तों आपको लिखना है प्रस्तावना, ठीक है। अगर देखिए दोस्तों आप कोटेशन वगैरह कविता वगैरह आपको याद नहीं तो कोई बात नहीं, तो इसके अगर और भी तरीके आपके हैं जो आप अपना ऐसे शुरुआत कर सकते हो, जिसमें दोस्तों एक तरीका आपका है शॉर्ट स्टोरी का। अगर मान लो आपके टॉपिक से संबंध कोई शॉर्ट स्टोरी है तो उससे भी इसकी शुरुआत कर सकते हो। अब देखिए शॉर्ट स्टोरी मिलेंगी कहाँ से आपको, दोस्तों ये सब मिलेंगी आपको ऐसे में, सॉरी जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो वहाँ पर आपकी बहुत सारी स्टोरी वगैरह आपकी आती हैं, उसे मिल जाएंगे। और साथ देखो जैसे आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ते हो उसमें भी आपकी कुछ स्टोरी दे रखी होती हैं, तो वहाँ से भी आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है, ठीक है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और या दोस्तों जब शुरुआत कोई आपकी रिपोर्ट वगैरह हो या कोई डाटा वगैरह हो, ठीक है, तो ठीक है उनसे भी आप निबंध की शुरुआत अपनी कर सकते हो। और फिर दोस्तों साथ में देखिए क्या होता है, टॉपिक का आप विखंडन करके भी आप शुरुआत कर सकते हो, टॉपिक का विखंडन करके। जैसे मान लो आपसे जो ऐसे पूछा गया वो पूछा गया आपसे साहित्य समाज और संस्कृति में से लेकर संबंधित, साहित्य समाज और संस्कृति, ठीक है, ये आपको ऐसे पूछा गया मान लो। तो इसमें क्या कर सकते हो, आप एक पैराग्राफ, छोटे से पैराग्राफ में साहित्य की परिभाषा दे सकते हो, समाज की और संस्कृति की, तो इनकी परिभाषा के द्वारा भी आप ऐसे की अपनी शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, क्या जो ऐसे हो जैसे आप क्वेश्चन पूछकर भी अपने ऐसे की शुरुआत आप कर सकते हो,
ठीक है। और साथ में क्या आपको होता है विरोधाभास करके भी। जैसे दोस्तों विरोधाभास का मतलब क्या हो, जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि इस समय जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो आपकी बहुत तेज़ी से आप ग्रो कर रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी दोस्तों महिलाओं पर लगातार आपके अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, महिलाओं को लगातार शोषण हो रहा है, क्यों, ठीक है। इस तरह से आप इसमें विरोधाभास में कर सकते हो। या कोई आपकी सच्ची घटना हो आपकी जानकारी में, ठीक है, उस सच्ची घटना पर आधारित ऐसे की अपनी शुरुआत कर सकते हो। तो ये सब पॉइंट आपको शुरू करने हैं आपके प्रस्तावना में। अब उसमें हम बात करते हैं इसका जो आपका अगला पार्ट आता है दोस्तों, वो आपका आता है आपका मेन बॉडी वाला पार्ट, यानी कि मुख्य भाग, कि मुख्य भाग किस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपके मुख्य भाग में क्या होता है, जो मैंने बताया पहले थी कि जो मुख्य भाग जो आपका 70 से लेकर के आपका 75% जो आपका ऐसे के शब्द है उसमें आपको लिखना है मुख्य भाग जो आपका। और दोस्तों यहाँ पर देखिए जितने भी दोस्तों आपके पहलू होते हैं वो सारे पहलू यहाँ पर आपको शामिल करने हैं, मैक्सिमम जितने आप शामिल कर सकते हो। जैसे दोस्तों आप मान सकते हो जैसे आप यूपीएससी तैयारी करो, पीसीएससी तैयारी करते हो, तो वहाँ पर जीएस फर्स्ट से लेकर के जो पेपर 4 तक आपके होते हैं उन सभी के जो पहलू हैं उनको आप शामिल इसमें कर सकते हो। जैसे कि आपका ऐतिहासिक पहलुओं को शामिल कर सकते हो अगर उससे संबंध आपका है, ठीक है, ऐतिहासिक पहलू आपके हो गए। और साथ में दोस्तों आपके सांस्कृतिक पहलू को शामिल कर सकते हो, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, और साथ में आपका सामाजिक पहलू हो गए, ठीक है, भौगोलिक पहलू आपके शामिल कर सकते हो, भौगोलिक पहलू, आर्थिक पहलू आप इसमें शामिल कर सकते हो, आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया, यानी जितने भी आपके लिंक हो सकते हैं मैक्सिमम उतने पहलुओं को आप शामिल करें ऐसे के टॉपिक से, ठीक है। राजनीतिक आपके हो गए, प्रशासनिक आपको हो गया, धार्मिक पहलुओं को शामिल कर सकते हो उसमें आपका, ठीक है, वैज्ञानिक पहलुओं को शामिल कर सकते हो। और भी दोस्तों जैसे पर्यावरण संबंधित आपके हो गए, लैंगिक पहलू हो गए, नैतिक शिक्षा संबंधित आपके पहलू हो गए, ठीक है, इन सभी को आप इसमें शामिल कर सकते हो जब आप ऐसे अपना लिख रहे हो तो, ठीक है। अब उसको कैसे शामिल करोगे तो देखिए दोस्तों मैं आपको निबंध लिखने बताऊंगा तो उसमें अच्छे से आपको बताऊंगा व्याख्या करके, ठीक है। जैसे दोस्तों इसमें चलो हम मान लेते हैं जैसे कि आपको जो ऐसे वो आपका आया नारी सशक्तिकरण के ऊपर, नारी सशक्तिकरण। अब देखो दोस्तों इसमें कौन कौन से पहलू आप शामिल कर सकते हो। एक दोस्तों सबसे पहले देखिए पहलू शामिल करना देखिए वो आपका ऐतिहासिक पहलू हो गया, जैसे कि इसमें आप बता सकते हो कि जो आपका हड़प्पा काल में आपकी महिलाओं की क्या स्थिति थी देश में, ठीक है, और साथ में आपका वैदिक काल में क्या स्थिति थी, फिर आपके मध्यकालीन काल में क्या स्थिति थी आपकी, ब्रिटिश काल में महिलाओं की क्या कंडीशन थी, ये सब आप इसमें बता सकते हो। फिर दोस्तों अगला देखिए इसमें पॉइंट जो उठा सकते हो वो आपका संवैधानिक प्रावधान उठा सकते हो कि महिलाओं समय जो आपके कानून बनाएंगे कौन से आर्टिकल में क्या है आपका, ठीक है, जैसे कि आपका कानूनी प्रावधान आपके हो गए वो आप बता सकते हो उसमें महिलाओं से संबंधित। फिर दोस्तों महिलाओं के सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं वो इसमें आप बता सकते हो, चुनौतियाँ। और इसके अलावा दोस्तों और जैसे कि आपको महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या क्या आपके उपाय किए गए, कौन कौन से कानून बनाए गए, सरकारी प्रयास क्या क्या किए गए, दोस्तों ये सब चीज़ें यहाँ पर आप अपनी बता सकते हो, ठीक है। जो आपके मुख्य पार्ट है उसमें आपको सभी पहलुओं को आपको शामिल करना है, यानी कि एक टॉपिक समझ जितने आपके मैक्सिमम पहलू हो सकते हैं वो सारे आपको यहाँ पर शामिल करने हैं। और दोस्तों ये कला देखिए तभी आएगी जब आपने प्रैक्टिस करोगे, लिखना स्टार्ट करोगे, तभी दोस्तों ये सब चीज़ आप इसमें महारत हासिल कर सकते हो। देखिए ऐसा नहीं देखो आप निबंध लिखना आज स्टार्ट करो पता चला 15 दिन में आप एक्सपर्ट हो गए, तो ऐसा आपको नहीं होना। 5-6 महीने लगातार आपको अच्छे से मेहनत करनी है ऐसे के ऊपर लेकर के, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर कुछ और चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके मुख्य पाठ से संबंधित, ठीक है। जैसे दोस्तों आप जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं विकास के स्तर पर कोई निबंध आपका आता है विकास से संबंधित, तो उसमें देखिए दोस्तों किस तरह से आपको वर्णन करना है। देखिए सबसे पहले आपको वर्णन करना है व्यक्ति का, ठीक है। विकास यानी सबसे पहले जो विकास होगा वो आपका व्यक्ति का विकास होगा, फिर दोस्तों आपका परिवार का विकास होगा, व्यक्ति का, परिवार का, फिर दोस्तों आपका समाज का, फिर आपका गांव का हो गया, फिर दोस्तों आपका कस्बा, इसके बाद आपका गांव के बाद आपका कस्बा हो गया, फिर दोस्तों आपका कस्बे के बाद आपका राज्य हो गया, फिर आपका राज्य के बाद फिर आपका देश हो गया, फिर आपका हो गया विश्व। तो इस क्रम में आपका विकास होना चाहिए, विकास जो स्तर है इसी क्रम में आपको मुख्य भाग में आपको लिखना है ऐसे, ठीक है। जैसे मान लो आपका समाज कल्याण से संबंधित कोई आपका ऐसे आया है, तो जो समाज कल्याण है उसके लक्षित वर्ग आपके क्या क्या हो सकते हैं। सबसे दोस्तों हम बात करें तो इसमें आपका एससी जाति की बात होगी, फिर आपका एसटी की होगी, फिर आपका ओबीसी की होगी, फिर दोस्तों बात होगी आपकी अल्पसंख्यक की, ठीक है, फिर आपकी महिलाओं की बात होगी, फिर आपकी बच्चे की बात होगी, बच्चों की, फिर आपका जो वरिष्ठ नागरिक है उनकी बात होगी, आपके उनके अधिकारों की बात होगी वरिष्ठ नागरिकों की, फिर आपके विकलांगों की बात होगी, ठीक है, फिर आपका थर्ड जेंडर की बात होगी। तो ये सब मुद्दे आपके रहेंगे। फिर आपके सीमांत किसान हो गए, बीपीएल वर्ग धारक हो गए, आपके स्ट्रीट वेगर हो गए आपके, ठीक है, असंगठित क्षेत्र के मजदूर हो गए। और हम बात करें अगर आपके भारत के समस्त चुनौतियों की तो उसमें क्या क्या आपके आ जाएंगी। सबसे बड़ी जो चुनौती दोस्तों वो है आपकी जातिवाद है, पता ही होगा आपको। फिर आपका जातिवाद के बाद आपका आएगा क्षेत्रवाद की चुनौती,
क्षेत्रवाद, फिर आपका भाषावाद, फिर आपका सांप्रदायिकता, ठीक है, फिर आपका संगठित अपराध आपका हो गया, फिर आपका हो गया जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन आपका हो गया, ठीक है, फिर आपकी गरीबी की बात होगी, असमानता की बात, नक्सलवाद की, आतंकवाद। तो इस क्रम में दोस्तों पूरा प्रोसेस आपका चलेगा यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों इसका देखिए, अब सबसे आखिरी में जो बचता मेन पार्ट दोस्तों, वो बचता आपका निष्कर्ष का, यानी कि कंक्लूजन। तो वो किस तरह से आपको लिखना है निष्कर्ष, उसके बारे में बताता हूँ आपको। पहली चीज दोस्तों समझ लीजिए, देखिए जो आपका निष्कर्ष होता है वो आपका सार नहीं होता है ऐसे का। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ऐसे कि समरी इसमें निष्कर्ष में आप लिख देते हैं, दोस्तों वो गलती आपको यहाँ पर नहीं करनी है, ठीक है। और क्या करना, देखिए जो आपका जो भी देखिए जो पॉइंट आप यूज कर रहे हो लिख रहे हो, पॉइंट को आपको रिपीट नहीं करना है। जो पॉइंट है आपके निष्कर्ष में वो आपके रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और साथ में देखिए जो आप ऐसे जो आप अंत का करें निष्कर्ष का लास्ट में, तो वो किसी आप कोटेशन से कर सकते हो, महापुरुष के वाक्य से कर सकते हो, कविता से कर सकते हो, ये भी आप चीज़ कर सकते हो, ठीक है। इससे आपके नंबर अच्छे मिलते हैं। और दोस्तों देखिए जो भी आपका निष्कर्ष होता है दोस्तों, वो आपका आशावादी होना चाहिए, आशावादी, भविष्यवादी, ठीक है। ये दोस्तों आपका निष्कर्ष होना चाहिए। और साथ में एक चीज़ ध्यान देनी, जब भी आप निष्कर्ष लिखो तो उसमें आपको कोई भी नया मुद्दा आपको निष्कर्ष में नहीं उठाना है। और साथ में देखिए जो भी आपका निष्कर्ष दोस्तों, वो आपका निराशावादी नहीं होना चाहिए, निराशावादी। जब देखिए दोस्तों होता क्या है कि आप लोग क्या करते हैं, जब आप निबंध लिखते हो तो उसमें ज़्यादा भावनाओं में बह जाते हो। जैसे कि आपको महिलाओं पर निबंध आया कि महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, SC ST पाया तो SC ST पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, बहुत स्थिति। तो उसमें दोस्तों ज़्यादा आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप जो एग्जाम आ रहे हो देखिए वो आप हो सकता है अपनी बीवी से लड़ाई करके आओ, तो लड़के आए हो, ठीक है, तो वैसे खुद ही परेशान हो, उसको आप और परेशान कर दो, निराशावादी आप देखे। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है, ठीक है। वहाँ पर क्या करना है, देखिए उस चक्कर में सॉल्यूशन उसका दे सकते हो कि इनके लिए क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे SC ST पर यानी कि जैसे कि आपका SC ST पर अत्याचार हो रहे हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हो, महिलाओं पर अत्याचार हो तो उसके लिए आप क्या सोल्यूशन दे सकते हो, क्या उसमें सुधार हो सकते हैं, तो वो चीज़ आप इसमें दे सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि आप ज़्यादा परेशान हो जाओ, रोने धोने लगो, ये काम आपको यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, देखिए जो आपका निष्कर्ष लिखोगे उसमें क्या तरीके आपके होते हैं। एक दोस्तों देखिए, आप सबसे पहले देखिए जो आपको निष्कर्ष लिखना है, तो यहाँ पर जैसे देखिए 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। एक तो वो होता है आपका आधारभूत संरचना, ठीक है। उसका दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पर आपका होता है कार्यान्वयन, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन, कि किस तरह से आपका इम्प्लीमेंट हो रहा है। और दोस्तों एक आपको होता है व्यवहार संबंधी समाधान। ये दोस्तों 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने संबंधित समाधान जब भी आप निष्कर्ष लिख रहे हो तो, ठीक है। जैसे कि आपका आधारभूत संरचना दोस्तों, जैसे कि मान लो आप कोई समाज में बदलाव लाना चाहते हो, जैसे कि मान लो शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाना चाहते हो, तो दोस्तों सबसे पहला काम क्या होगा, जो आपकी आधारभूत संरचना दोस्तों होगी, सबसे पहले आपके स्कूल बनाए जाएंगे सॉरी, ठीक है, स्कूल बनेंगे और साथ में स्कूल में आपके टीचर रखे जाएंगे, ठीक है। देखिए इससे काम नहीं होगा तो फिर दूसरा पॉइंट आपका आता है कार्यान्वयन, यानी कि इसमें आपके स्कूल में जाने के लिए बच्चे भी आप होने चाहिए, ठीक है, बच्चे होने चाहिए। और सबसे देखिए लास्ट में जो पॉइंट आपका यहाँ पर आएगा, देखिए अगर आप स्कूल खोल दिया, टीचर रख दिए, बच्चे आपने पढ़ने चले गए स्कूल, ठीक है, जब तक उसको बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, यानी कि जब तक लोगों की मानसिकता बदलाव नहीं आएगा, तब तक उसको चीज़ का कोई फायदा आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। यानी व्यवहार संबंधी समाधान है वो भी आपका होना चाहिए, यानी बच्चे पढ़ाई, इसलिए बच्चे स्कूल जा रहे हैं पढ़ेंगे, यानी तो टीचर थोड़ी पास कर देगा बच्चों को, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और साथ दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर और रखनी है कि जो भी आप सोल्यूशन दो, तो सोल्यूशन आपको 2 टाइप के होते हैं। एक तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन आपका, और एक आपको होता है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, या इन दोनों कंबाइन करके भी आप सोल्यूशन बता सकते हो। जैसे मान लो दोस्तों कोई टॉपिक आपका आता है बेरोजगारी से संबंधित, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, देखिए बेरोजगार समस्या लगातार बढ़ रही है, पता ही होगा आपको। तो शॉर्ट टर्म आपका जो इसका निष्कर्ष ये हो सकता है कि जैसे जो मान लो बच्चे बेरोजगार हैं, उनके लिए सरकार देखिए आपका वित्तीय सहायता दे, ठीक है, या आपको लोन वगैरह जैसे कि अपना कोई व्यवसाय शुरू कर सकें, तो दोस्तों ये तो आपका शॉर्ट टर्म गोल हो गया। लेकिन लॉन्ग टर्म गोल दोस्तों वो होगा, जैसे कि मान लो आपको अगर बेरोजगारी समस्या को कम करना है आपको, तो यहाँ में सबसे मेन तरीका जो आपका है दोस्तों, वो है आपका जनसंख्या नियंत्रण का, कि यानी कि जनसंख्या जो आपको नियंत्रित करनी पड़ेगी। और दोस्तों देखिए ऐसा तो है नहीं कि आज आपने बोला कि जनसंख्या नियंत्रण करनी है तो एक महीने में, एक हफ्ते में आपकी जनसंख्या जो आपकी नियंत्रित हो जाएगी, ठीक है, यही आपका नहीं है। अब देखिए दोस्तों ये आपका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है जनसंख्या नियंत्रण। अब देखिए दोस्तों फायदा क्या होगा, अगर जैसे देखिए दोस्तों आपकी जनसंख्या ज़्यादा रहती है तो उसमें क्या होता है, तो जो आपके आर्थिक विकास की गति है दोस्तों वो आपकी धीमी पड़ जाती है, और जो संसाधन वगैरह होते हैं और जो रोजगार होता है उसकी आपकी कमी भी हो जाती है, ठीक है। और जैसे दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ पर और सोल्यूशन जैसे हो सकता है, जैसे कि आपका गैर कृषि जो कार्य हैं आपकी आर्थिक गतिविधियाँ हैं, उसमें आपका बढ़ावा देना चाहिए आर्थिक गतिविधियों को। तो ये सब दोस्तों आपके यहाँ पर
निष्कर्ष में आप इन सब पॉइंटों को उठा सकते हो, ठीक है। और साथ में जब आप निष्कर्ष का एंड करो, यानी अपने ऐसे का एंड करो, तो एक कविता वगैरह, कोई दोहा वगैरह आप लिखकर भी अपने ऐसे का एंड कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपको ऐसे लिखना है। और साथ में दोस्तों एक चीज़ बताना मैं यहाँ पे आपको और भूल गया, जैसे दोस्तों देखिए जिस भी टॉपिक अगर आप ऐसे लिखो तो क्या करना है, आपको जो आपकी कॉपी मिलती है उसमें रफ वर्क के लिए क्लास में पेज आपके होते हैं, तो पहले आप रफ वर्क जरूर कर लें, रफ कार्य के लिए, ठीक है। वहाँ दोस्तों क्या होगा, जो पॉइंट आपको उठाने या ऐसे लिखते समय, तो वो सारे पॉइंट वहाँ पर आपको अपना लिख लेने। ऐसा नहीं दोस्तों आप ऐसे लिखना स्टार्ट करो सीधे से डायरेक्ट ही, पता जो पॉइंट आपको आगे, यानी पहले आपको पॉजिटिव पॉइंट उठाना था, बाद नेगेटिव, और आपने पहले नेगेटिव बता दिया, बाद में आपने पॉजिटिव बताया था, दोस्तों उसमें आपको दिक्कत हो जाती है, ठीक है। फिर आपको नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे, तो ये काम आपको करना है। और दोस्तों इसके अलावा बताना चाहता हूँ, सोर्स वगैरह बच्चों को सवाल आता है कि क्या क्या सोर्स आपको फॉलो करना चाहिए ऐसे लिखते समय। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ मैगजीन आपकी आती है, जैसे इसकी आपका योजना आती है, बहुत अच्छी मैगजीन आपको पढ़ना चाहिए। तो ये दोस्तों आपको अगर गूगल पर जाओगे तो वहाँ भी आपको फ्री मिल जाएगी, तो वहाँ से भी इनको आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कुछ डाटा वगैरह ऐसा आता है योजना वगैरह में जो आपको जल्दी कहीं नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके आर्टिकल वगैरह आते हैं मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए, उनको यहाँ से आप पढ़ सकते हो, जिससे आप लिखना भी सीख जाओ, किस तरह से आपको लिखना है, किस तरह से पढ़ना है आपको, वो सब चीज़ समझ में आ जाएंगी। एक दो आपकी योजना हो गई, एक दोस्तों आपकी कुरुक्षेत्र हो गई। लेकिन दोस्तों जो आपकी कुरुक्षेत्र आती है वो मेनली आपकी ग्रामीण क्षेत्र को ज़्यादा कवर करती है, ठीक है। अगर इसको ना पढ़ा कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन योजना जो आती है उसको तो आप पढ़ना चाहिए आपको 100%। और भी मैगजीन आपकी आती है, डाउन टू अर्थ आपकी हो गई, इसको भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो आपके कुछ आपके आते हैं न्यूज़पेपर, ठीक है। उसमें क्या देखिए न्यूज़पेपर, देखिए अगर आप हिंदी न्यूज़ पढ़ते हो तो उसमें देखिए एक तो आपका आता है दैनिक जागरण, इसको चाहो तो आप पढ़ सकते हो। दैनिक जागरण का जो आपका आता है राष्ट्रीय संस्करण, ठीक है, राष्ट्रीय संस्करण पढ़ना अगर मिल जाए आपको शहर में तो। और एक दोस्तों आपका आता है जनसत्ता। तो दोस्तों इनके देखिए जो भी आपको एडिटोरियल आपके आते हैं, यानी कि लेख आते हैं, वो आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि बहुत दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब दोस्तों बच्चों का सवाल आता है बुक्स को लेकर के, कि ऐसे राइटर कौन सी बुक लेनी चाहिए। दोस्तों मुझे देखिए मैंने इसके 4 बुक मार्केट में देखी हैं। एक दोस्तों आपकी आती है निबंध दृष्टि करके, दृष्टि IAS की निबंध दृष्टि। और दोस्तों एक बुक आपकी आती है निशांत जैन सर की, जो कि आपके IAS हैं, जो हिंदी मीडियम टॉपर रहे थे, निशांत जैन, जिसमें दोस्तों आपके लगभग 101 जो ऐसे हैं वो आपके निबंध लिखे हुए हैं, ठीक है। और भी टॉपर्स के ऐसे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए दोनों की कमी क्या है, कि दोनों बुक जो आपके UPSC को ध्यान में रख करके बनाई गई हैं। क्योंकि देखिए आपने देखा हो UPSC और PCS और RO जो आपका ऐसे लिखते हो आप, उसमें जमीन और आसमान का अंतर होता है। तो ये आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, लेकिन हाँ अगर लेना चाहो इसको ले सकते हो, जिससे आप ये देख सकते हो कि हाँ किस तरह से आपको ऐसे लिखना है। लेकिन ज़्यादा हेल्प आपको नहीं करेगी, और ना ही आपके निशान सर की ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि दोस्तों ये बुक भी आपकी UPSC के लिए ही बनाई गई, कोई PCS के लिए आपकी मेनली नहीं बनाई गई है। इसके अलावा दोस्तों 2 बुक आपकी और आती है, इसमें एक आपकी आती है परीक्षा मंथन की, जो मैंने देखी पढ़ी है, और दोस्तों एक आपकी आती है घटना चक्र की। अब दोस्तों इन बुकों में क्या है कि इनमें जो आपके ऐसे लिखे हुए हैं, जो ऐसी क्वालिटी है, वो आपके PCS के लेवल की क्वालिटी आपकी नहीं लिखी है, तो इसलिए ये बुक भी ज़्यादा आपकी बेटर नहीं है। तो दोस्तों इसलिए देखिए मैं आपसे बार बार देखिए बोल रहा हूँ, जो करना है आपको न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, पढ़ने से आपकी जो अंदर ज्ञान है वो आपका विकसित होगा, ठीक है। और साथ ही अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो ऐसे राइटिंग के में, तो बता चुका हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654209, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, या कोई सवाल हो तो भी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके आप पूछ सकते हो। साथ दोस्तों कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।